Namaste students, welcome to TSPH Digital Classroom. Today we are going to talk about the P block elements. और P block element में ग्रुप नंबर 17 की हम पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे, उसी का ये कंटिन्यूएशन है. So group number 17 में what we have covered so far is the general aspect of group 17, that is electronic configuration, occurrence, trends and reactions. We also covered the anomalous character of fluorine and some of the oxy acids of chlorine. In today's class we are going to talk more in detail about the chlorine gas, hydrochloric acid and the interhalogen compound. So first we'll begin with the interhalogen compounds. Interhalogen compounds क्या होते हैं, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं and what are their uses. Apart from that we'll also be discussing its structures, correct? So इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. So what are interhalogen? So when two different halogen combine with each other then that is referred as an interhalogen compound. बराबर है. तो जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन आपस में जुड़ गए, आयोडीन और फ्लोरीन आपस में जुड़ गए, ब्रोमीन और क्लोरीन आपस में जुड़ गए. सो दीज आर कॉल्ड एज इंटरहैलोजन कंपाउंड. नाउ जब वो जुड़ेंगे तो डेफिनेटली वैलेंसी के हिसाब से जुड़ेंगे. एंड एज यू नो ग्रुप 17 की कॉमन वैलेंसी क्या है? 1, 3, 5, 7. सो या तो वो एक बॉन्ड बनाएगा या 3 बॉन्ड बनाएगा, 5 बनाएगा या 7 बनाएगा. तो अगर वो एक ही बॉन्ड बनाता है तो उससे बनेगा कंपाउंड एक्स एक्स डैश. 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक्स एक्स डैश 3 एक्स, मतलब समझ गए ना, X5 एंड X7. ऑलराइट. सो इस तरह से इंटरहैलोजन कंपाउंड बनेंगे. एंड ऑब्वियसली जैसे कि आप जानते हो छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबी से, तब से आप जानते हो कि कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि आगे जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है और पीछे जो रहता है वो नेगेटिव रहता है. मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा वो पीछे रहेगा और ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला रहेगा वो आगे रहेगा. तो यहाँ पर लिखा है X शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन X डैश. ना व्हाट डज दिस मीन X शुड बी ग्रेटर देन X डैश? मतलब अगर आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा FCl, यू विल ऑलवेज गेट इट ClF. बराबर है. मतलब बड़ा वाला जो रहेगा वो आगे रहेगा, छोटा वाला रहेगा जो पीछे रहेगा. और छोटा पीछे रहने का मतलब क्या हो गया? छोटा पीछे मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो पीछे जाएगा. करेक्ट. से फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रोमीन और क्लोरीन की जोड़ी बना रहा हूँ तो ब्रोमीन हमेशा आगे रहेगा, क्लोरीन हमेशा पीछे रहेगा. बराबर है. क्लोरीन और फ्लोरीन की जोड़ी बना रहा हूँ तो क्लोरीन आगे रहेगा और फ्लोरीन पीछे रहेगा. क्यों पीछे? क्योंकि जो छोटा है वो पीछे, जो ज़्यादा नेगेटिव है ना, जो छोटा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो बड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेरेटिवली कम है. तो और कंपाउंड का ये तो जनरल नियम है, आगे पॉजिटिव होता है पीछे नेगेटिव होता है. ठीक है ना. तो इसके अंदर तो कुछ मतलब दो राय है ही नहीं, तो बहुत आसान है. बराबर है. सो हियर ऑल्सो इट इज़ मेंशन द सेम, एक्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन दी एक्स डैश. नाउ कौन सा कंपाउंड बन रहा है, मतलब उनके बीच में जैसे कि सवाल ये भी आता है ना कि मान लीजिए मैंने क्लोरीन और फ्लोरीन को रिएक्ट करवाया तो क्या उससे मतलब एक्स डैश टाइप बनेगा कि एक्स डैश 3 टाइप बनेगा, एक्स डैश 5 टाइप बनेगा कि एक्स डैश 7 टाइप, मतलब कौन से टाइप का इंटरहैलोजन कंपाउंड बनेगा ये भी तो हमें नहीं पता ना. मतलब तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? तो वो डिसाइड होता है उसके एटॉमिक रेडियस के रेशियो के ऊपर. तो यहाँ पर आप लास्ट पॉइंट रीड कर सकते हो. एज रेशियो बिटवीन द रेडाई ऑफ द एक्स एंड एक्स डैश इंक्रीजेस द नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस. सिंपल भाषा में मैं कहूँ इसको तो इट इज़ समवॉट लाइक कि मान लीजिए अगर हमारे पास में इतना सा एटम है और मेरे पास में मान लीजिए बड़ा एटम है और मेरे पास में फ्लोरीन है. बराबर है. तो आप कौन से वाले एटम के ऊपर ज़्यादा फ्लोरीन अटैच करवा पाएंगे? बराबर. कहाँ पर ज़्यादा फ्लोरीन अटैच करा पाएंगे? मान लीजिए फ्लोरीन है तो ये एक फ्लोरीन आया, ये दूसरा फ्लोरीन आया, ये तीसरा फ्लोरीन आया, ये चौथा आया और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5वां आया. ठीक है. जबकि इसके अंदर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बराबर उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मैंने ज़्यादा फ्लोरीन यहाँ पर अटैच करा दिए. सो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जब एटॉमिक साइज़ छोटा होता है ना तो आपका जो हायर वाले तरफ जाने का टेंडेंसी कम रहेगा. ठीक है. जैसे ये एक्स एक्स डैश 3 बनाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा एक्स एक्स डैश 5 बनाएगा. बराबर. लेकिन एक्स एक्स डैश 7 कौन बना सकता है? जिसका एटॉमिक साइज़ काफ़ी बड़ा हो, तो ताकि उसको फ्लोरीन आजू बाजू सराउंड कर सके अच्छे से. ठीक है ना. तो इससे क्या सिंपल कंक्लूजन निकल रहा है? इससे सिंपल कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ClF7 कॉमनली पाया जाएगा कि IF7 कॉमनली पाया जाएगा. सो आंसर इज IF7. बराबर. ClF7 कॉमनली पाया जाएगा नहीं. हालांकि क्लोरीन की +7 में रहने की टेंडेंसी आयोडीन की +7 में रहने की टेंडेंसी से ज़्यादा है, बट दैट डज नॉट मीन कि कंपाउंड इजीली फॉर्म होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इंटरहैलोजन कंपाउंड की जब बात कर रहे हैं तो क्लोरीन का साइज़ ये परमिट करना चाहिए कि 7 फ्लोरीन उसको सराउंड कर सके, जबकि आयोडीन की साइज़ बड़ी है. इससे क्या होगा कि ज़्यादा फ्लोरीन उसको आसानी से सराउंड कर पाएंगे. ठीक है. तो ये रेशियो पे डिपेंड करता है.
ठीक है ना, ऑलराइट। तो देखो मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि हमने क्या किया यहाँ पर, हमने क्लोरीन और फ्लोरीन को रिएक्ट करवाया, तो इससे क्या बन रहा है, ClF बन रहा है या ClF3 बन रहा है, बराबर है। लेकिन जब भी और देखो इस पे ऊपर भी निर्भर करेगा कि आप दूसरा वाला हैलोजन कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो। जैसे यहाँ पर हमने 1:1 इक्वी मोलार मिक्सचर लिया है। सर इक्वी मोलार नहीं, इक्वी वॉल्यूम बोला हुआ है। अरे भाई, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट। सो यहाँ पर जब आपने इक्वी मोलार मिक्सचर लिया हुआ है या इक्वी वॉल्यूम मिक्सचर लिया है और टेम्परेचर थोड़ा लोअर रखा हुआ है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको ClF मिला है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर हाई कर देते हैं और ज़्यादा फ्लोरीन लेते हैं, एक्सेस फ्लोरीन लेते हो, तो आपको क्या मिल रहा है, ClF3 मिल रहा है, ठीक है ना। अब वही चीज़ आप ब्रोमीन के अंदर देखो, तो ब्रोमीन के अंदर आपने देखा तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर आपको BrF3 मिलेगा, और हाई अगर आप एक्सेस फ्लोरीन भी लेते हैं तो आपको BrF5 मिल रहा है। तो क्लोरीन के केस में एक्सेस फ्लोरीन लेने पर भी आपको ClF5 नहीं मिला, ClF3 मिला, जबकि ब्रोमीन वाले केस में आपको BrF5 मिल रहा है। सो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आपका जो ब्रोमीन जो सेंट्रल एटम जो है वो बड़ा रहेगा ना, तो उसकी हायर जो नंबर ऑफ दूसरे हेलोजन से जुड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है, बराबर। नाउ रीड द स्टेटमेंट अगेन। एज द रेशियो बिटवीन दी x एंड x डैश इंक्रीजेज, मतलब x बड़ा रहना चाहिए और x डैश छोटा रहना चाहिए। तो जितना x ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होगा, उतने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल उसमें रहेंगे, राइट। रेशियो ऑफ द रेडियाई बिटवीन द I एंड F शुड बी मैक्सिमम, बराबर। I सबसे बड़ा है और F सबसे छोटा है, और इसका मतलब ये रेशियो सबसे मैक्सिमम रेशियो जो आ सकता है वो यही है, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से जुड़ना चाहिए, और होता भी वैसा है। तो X7 वाला जो टाइप है उसमें IF7 इज़ अ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, ऑलराइट। सो ये हो गया, मैंने आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं उसके बारे में बताया। आयोडीन का भी आप देख लीजिए, आयोडीन और क्लोरीन आपने लिया है इक्वी मोलार मिक्सचर, तो ICl बना। सर अभी इधर ICl3 क्यों नहीं बना, अभी तो आयोडीन बड़ा है ना बॉस, यहाँ पर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन भी तो आ गया है ना। सो रेशियो देखना है बेटा, रेशियो, बराबर है। आप ये सोच रहे हो कि सर जैसे ब्रोमीन से बड़ा क्लोरीन, अगर ब्रोमीन से बड़ा, अगर समझो ये ब्रोमीन है और ब्रोमीन से बड़ा क्या है, आयोडीन है, करेक्ट है। ये ब्रोमीन है और उससे बड़ा आयोडीन है, तो आप सोच रहे हो कि ब्रोमीन के केस में BrF3 बना, तो आयोडीन के केस में तो ICl3 तो कम से कम बनना चाहिए। बोला ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन का भी तो साइज़ बढ़ गया ना। तो व्हाट मैटर्स इज़ द रेशियो, ऑलराइट। इट्स नॉट जस्ट दैट आयोडीन आ गया तो ठीक है, सराउंड करने वाले एटम भी तो छोटे होने चाहिए ना। सराउंड करने वाले एटम जितने छोटे रहेंगे तो वहाँ पर गर्दी कम हो जाएगा, और गर्दी कम होएगा तो ज़्यादा लोग को आप अकोमोडेट कर पाओगे, समझ गए ना, ऑलराइट। सो ये हो गया आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड। सारे तीनों ही जो यहाँ पर तीनों जो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको दिए हुए हैं, ये आपको समझने होंगे, ठीक है। और याद रखना है कि आप अगर एक्सेस क्लोरीन लेते तो क्या बनेगा, और नॉर्मल क्लोरीन लिया, इक्वी मोलार मिक्सचर लिया तो क्या बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया प्रिपरेशन एंड इंट्रोडक्शन वाटर इंटर हैलोजन कंपाउंड। विल टॉक अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज एज वेल नाउ, ओके। सो दीज आर कोवैलेंट कंपाउंड। अभी वो क्लाउड को बाद में देखो, पहले इधर देखेंगे, ठीक है। दीज आर कोवैलेंट मॉलिक्यूल एंड डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक क्यों है नेचर में, क्योंकि उसके पास में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। अगर मान लीजिए 3 बॉन्ड भी बनाता है, बराबर, अगर हम कहते हैं कि ClF3 बना, तो क्लोरीन ने फ्लोरीन के साथ में 3 बॉन्ड बनाए, उसके बाद भी अनपेयर्ड नहीं है, लोन पेयर ज़रूर बचे हैं। लोन पेयर ज़रूर बच सकते हैं, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कभी नहीं बचेंगे, और जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तब तक वो डायमैग्नेटिक ही होता है। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि ClO2 जो है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, क्यों, क्योंकि उसके पास में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, है ना। ये आप इसको आप इलेक्ट्रॉन नंबर ऐड करके देखो, क्लोरीन के पास में 17 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास में 8 है, तो 8 दूनी 16, 16 और 17 कितने हो गए आपके, 33 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑड रहेगा तो अनपेयर्ड तो बचेगा ही, बराबर है। अनपेयर्ड बचेगा तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, तो ClO2 पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। लेकिन यहाँ पर जब इंटर हैलोजन कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, मतलब हैलोजन सिर्फ आपस में ही अगर जुड़े हुए हैं, तो वैसे कंपाउंड कोवैलेंट रहेंगे और डायमैग्नेटिक रहेंगे। अब सवाल आता है सर कोवैलेंट क्यों है। देखो आप ये भी कह सकते हो सर हैलोजन तो हमेशा आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। ना जी ना, हैलोजन जो है वो अल्कली मेटल के साथ में आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड आयोनिक बनेगा या कोवैलेंट बनेगा, ये तो इस बात पे निर्भर करता है कि उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ये यहाँ पर ज़्यादा मायने रखता है,
ठीक है ना। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस तो कम ही रहेगी ना, बिकॉज सारे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सब शाणे हैं, हेलोजन फैमिली में तो सभी शाणे हैं, समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल दी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर, दे आर वॉलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड एक्सेप्ट ClF विच इज़ गैस। तो ClF इज़ द ओनली इज़ द गैस इज़ द। दूसरे भी जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है कुछ कुछ वो गैशियस स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही अनस्टेबल है। तो अगर आप कोई स्टेबल इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात करते हो तो वो ClF है, ठीक है ना। और बाकी जो रहेगा वो वॉलेटाइल सॉलिड है। और वॉलेटाइल क्यों है, जैसे कि आप जानते हो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम ही होते हैं। जितना उसमें आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना उसका जो क्या कहते हैं उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो और ज़्यादा हो जाता है, बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा ना। सो वॉलेटाइल सॉलिड है इंटर हेलोजन कंपाउंड, या तो लिक्विड रहेगा। अभी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है ना वो दोनों कंबाइनिंग हेलोजन की इन बिटवीन होती है। जैसे आमतौर पे देखो क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन भी गैस है फ्लोरीन भी गैस है, तो उसके रिजल्टिंग कंपाउंड जनरली गैसियस स्टेट में होते हैं, बराबर। बट दैट डिपेंड्स कि जैसे फ्लोरीन अगर आप एक्सेस लेते हो तो वो लिक्विड स्टेट में भी जा सकता है ना। ऑलराइट, सो दैट डिपेंड्स अपॉन दी टू हेलोजन विच आर कंबाइनिंग। फिजिकल प्रॉपर्टीज एज आई मैंशन जस्ट नाउ कि दे आर इंटरमीडिएट इन नेचर, बराबर है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करें तो दे आर जनरली हायर, लिटिल हायर देन दी नॉर्मल हेलोजन। क्यों? क्योंकि नॉर्मल हेलोजन मतलब क्या, अगर मान लीजिए क्लोरीन है तो क्लोरीन में तो Cl है, बॉन्ड जो है वो तो एकदम ही नॉन पोलर हो गया, जबकि इसके अंदर पोलैरिटी एटलीस्ट एकदम ना के बराबर ही सही, लेकिन थोड़ी तो पोलैरिटी बॉस रहेगी ना। अभी एकदम आयोडीन और आयोडीन का बॉन्ड है तो उसमें तो ज़ीरो पोलैरिटी हो गई, लेकिन आयोडीन और क्लोरीन का बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा डिफरेंस तो आ ही रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके लिए इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है दे आर मोर देन दी करस्पॉन्डिंग एनी ऑफ दीज what you call corresponding halogens. Alright, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजेंस। ये ट्रू फॉल्स के अंदर कई बार पूछा गया है, मैं यहाँ पर स्टार डालना भूल गया, लेकिन ये भी स्टार टॉपिक है, ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो होता है दे आर मोर रिएक्टिव देन दी अदर हेलोजेंस, बराबर है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन तो डेफिनेटली भाई सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान है, बराबर है। तो फ्लोरीन जो बॉन्ड है वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है और इसी के कारण फ्लोरीन इज़ अ मोस्ट रिएक्टिव। बट अगर आप फ्लोरीन को छोड़ के बाकी हेलोजन की बात करें तो हेलोजन के मुकाबले इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, ठीक है। क्यों? इसका कारण यहाँ पर अपने को दिया हुआ है, बिकॉज एक्स डैश बॉन्ड इन इंटर हेलोजन इज़ वीकर एज कम्पेयर टू एक्स बॉन्ड और एक्स डैश बॉन्ड, बराबर है। आप एक्स डैश बॉन्ड की बात करो या एक्स बॉन्ड की बात करो, एक्स डैश बॉन्ड जो रहेगा वो ज़्यादा वीकर रहता है। तो इससे क्या होता है ना कि उसका जो रिएक्टिविटी जो रहेगा ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट इज़ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। नाउ इसके ऊपर एक सवाल ये आता है कि वाई ICl इज़ मोर रिएक्टिव देन I2। तो सेम कि आयोडीन के बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है जितना I और Cl के बॉन्ड को तोड़ना आसान है। ऑलराइट, सो I और Cl का जो बॉन्ड है वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा एज कम्पेयर टू I बॉन्ड, एंड दैट्स द रीज़न वाई ICl इज़ मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। ऑलराइट, चलिए आगे लेते हैं अगला टॉपिक, ये है शेप के ऊपर। तो इसको हम वेस्पर थियरी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अगर स्ट्रक्चर पता करना है IF3 का या BRF3 का, तो वैसे तो आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2NP5 है, बराबर। अगर NS2NP5 के हिसाब से देखेंगे तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो अगर इसे 3 बॉन्ड बनाने हैं तो इसे क्या करना होगा, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ का वो एक्साइट करके आगे की d ऑर्बिटल में डालना होगा। ऑलराइट, तो ये आगे की d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो क्या बनेगी? sp3d, करेक्ट। सो sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। नहीं तो भी मैंने आपको वेस्पर थियरी से सिखाया हुआ ही है कि आप नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। तो आयोडीन के पास में ये 2 लोन पेयर बचे हुए हैं और 3 बॉन्ड पेयर बचे हुए हैं, तो 3 और 2 5 हो गया, बराबर है। या तो आप हाफ विमका वाली फार्मूला लगा दो, हाफ विमका, यस, होप यू रिमेंबर दिस फार्मूला, बराबर है। हाफ विमका वाली फार्मूला लगा तो आपका आंसर 5 आएगा। सो व्हेन योर आंसर इज 5 व्हाट यू विल से कि एट द काउंट ऑफ 5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल,
ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर के अंदर अभी दो तो आपके पास में लोन पेयर हो गए, तो ये तो लोन पेयर गए, तो बच गया क्या, एफ एफ और एफ, बराबर है। तो इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये टी शेप बन जाएगा, ऑलराइट। लेकिन ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, और आप छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज थे तब से जानते हो क्या, लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिसके कारण ये जो एंगल है वो एग्जैक्टली 90 नहीं रहेगा, 90 से तनिक कम हो जाएगा, 89 तक चला जाएगा, बराबर है। तो जब ये एंगल घटेगा तो ये एग्जैक्ट टी दिखेगा कि बेंट टी दिखेगा। आंसर इज ऑफ कोर्स बेंट टी, एंड हेंस दीज आर बेंट टी शेप। इसके अंदर थोड़ा सा वो एग्जैक्ट टी दिख रहा है, लेकिन असल में थोड़ा सा बेंट तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर वो काफ़ी अच्छे से आपको दिख रहा है कि वो थोड़ा सा बेंट हुआ है, ऑलराइट। सो ये हो गया आपका x(3) टाइप का स्ट्रक्चर, ऑलराइट, x(3) टाइप का स्ट्रक्चर। अभी हम लोग इसमें आगे लेते हैं x(5) और x(7) के लिए। तो इसमें भी आप हाफ विम का करके देख लीजिए, आपका इधर आ जाएगा काउंट ऑफ 6 आ जाएगा, लेकिन जब IF5 है, ठीक है, तो जुड़ने वाले लोग तो 5 ही है, मतलब एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को आप नीचे या ऊपर कहीं भी डाल सकते हो। सो नाउ द स्ट्रक्चर दैट यू गेट इज़ नथिंग बट व्हाट, ट्राइगोनल, सॉरी, स्क्वायर पिरामिडल, ऑलराइट। सो दिस बिकम्स अ स्क्वायर पिरामिड, यस और नो, तो इट्स अ स्क्वायर पिरामिडल शेप। एंड अगर आप IF7 की बात करते हैं, ठीक है, तो IF7 की अगर आप बात करते हैं तो ये आएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि काउंट ऑफ 7 आएगा आपका। आप हाफ विम का करेंगे तो आपका आंसर 7 आएगा, एंड एट द काउंट ऑफ 7 पेंटागोनल बाय पिरामिडल। सो IF7 हैज़ गॉट द पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, ऑलराइट। शेप उसका समझ में आ गए सारे। अभी इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी का आपको टेबल NCERT में दिया हुआ है, तो ये टेबल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। एक्स एक्जेस टाइप के एग्जाम्पल है, CLF, BRF, IF, BRCL, ICL। इसमें जो IF है उसको भी बोला हुआ है डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, एंड इट्स दैट इज़ ऑल्सो व्हाट यू कॉल, इट्स अ सॉलिड स्टेट। लेकिन BRCL जो है वो गैशियस स्टेट में है, और ये काफ़ी अनस्टेबल होता है, इसीलिए हम लोग CLF को ही मेनली गैशियस इंटरहैलोजन कंपाउंड मानते हैं। और तो CLF इज़ अ कलरलेस गैस, BRF इज़ अ पेल ब्राउन गैस। देखो ब्राउनिश कलर किसकी वजह से आ रहा है, ब्रोमीन की वजह से आ रहा है, ठीक है ना। ICL इज़ अ रूबी रेड सॉलिड इन अल्फा फॉर्म एंड ब्राउन रेड सॉलिड इन बीटा फॉर्म। अल्फा एंड बीटा आर नथिंग बट दी एलोट्रोपिक फॉर्म। जैसे आपने कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म देखे, वैसे इसके भी एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो ये सर सारे याद कर रहे हैं का, डेफिनेटली देखो इसके ऊपर कोई सवाल तो अभी तक इतने ज़्यादा आए नहीं हैं, लेकिन आप अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, बराबर। एटलीस्ट इतना तो याद रख लीजिए कि एक्स एक्स के अंदर CLF इज़ अ गैशियस स्टेट, BRCL गैशियस है, BRF भी गैशियस है, लेकिन ये BRF BRCL दे आर जनरली अनस्टेबल, ऑलराइट, ओके। सो ये बात है। और IBR जो है इट्स अ ब्लैक सॉलिड, द कलर इज़ मोर टूवर्ड्स आयोडीन। अभी x(3) की अगर हम बात करें, और अच्छा इन सब का जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर सब में डैश डैश किया हुआ है, क्योंकि दे आर लीनियर स्ट्रक्चर ना बेसिकली, क्योंकि दो ही लोग जुड़े हुए तो स्ट्रक्चर की क्या बात करने की, बराबर है। अभी x(3) है, इसके अंदर CLF3 दैट्स ऑल्सो कलरलेस गैस, BRF3 येलो ग्रीन लिक्विड। तो ये देखिए यहाँ पर अभी आप देख सकते हो IF5 इज़ ऑल्सो इनफैक्ट कलरलेस गैस, बट यू नो दे आर नॉट सो स्टेबल यू नो कंपाउंड्स, एंड हेंस आपको जो प्रीवियस स्लाइड था अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर दिया हुआ था CLF इज़ अ गैस, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाट इट इज़, ओके। सो CLF3 इज़ अ कलरलेस गैस, BRF3 येलो ग्रीन लिक्विड, IF3 इज़ ए येलो पाउडर। और उसके यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसका कारण ये है कि इनकी जो क्या बोलते हैं एग्जिस्टेंस है वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड है, दे आर वेरी अनस्टेबल, एंड हेंस इट्स डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई देयर यू नो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली, ओके। एंड प्लस IF3 और IF3 और ICL3 के अंदर क्या होता है ना कि क्लोरीन के पास में जो लोन पेयर होते हैं उससे वो बैक बॉन्डिंग करता है, और बैक बॉन्डिंग जब भी होती है तो शेप के अंदर परिवर्तन आते हैं। तो इसीलिए ICL3 और IF3 की जो शेप है वो एग्जैक्टली बेंटी है या नहीं, इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। बहरहाल अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज़ द शेप ऑफ ICL3, तो आप डेफिनेटली बेंटी मार्क करोगे, नहीं तो ऑप्शन में बेंटी रहेगा और आप बोलोगे नहीं मुझे को ऑप्शन E बनाना है, बराबर। तो ऐसा नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं IF5 और BRF5 CLF5 के बारे में। तो इनकी भी प्रॉपर्टीज़ हमें दी हुई है, फिजिकल स्टेट और शेप दिया हुआ है, स्क्वायर पिरामिडल है सभी का। IF7 की बात करें तो इट्स अ कलरलेस गैस,
एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप के अंदर है। राइट, चलिए। सो इंटर हैलोजन कंपाउंड की हमने बात करी। अभी ये जो हाइड्रोलिसिस है, ये टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन रिसेंट में देखे गए, मतलब इसे आप ये कह सकते हो कि ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन में है। सो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। अगर आप मान लीजिए लेते हैं ClF, ठीक है, और इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये तो तय है कि एक Cl जो है वो OH लेके जाएगा और F जो है वो H लेके जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है, क्या इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं था सर? मतलब अगर ऐसा भी तो हम कर सकते थे ना, Cl जो है वो H लेके गया तो इसका बन गया HCl, और F जो है वो OH लेके गया और इसका बन गया HOF, बराबर है। तो आंसर इज़ नो, बराबर है। ऐसा आपको नहीं करना है, ये नहीं कर सकते, आपको यही करना होगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो आपका H को लेके जाएगा और वो माइनस में बना रहेगा, जबकि ये क्लोरीन आपका प्लस में है ना, और ये H भी प्लस है, तो प्लस और प्लस की जोड़ी नहीं बनेगी, जबकि OH है वो माइनस है, तो प्लस और माइनस की ही जोड़ी बनेगी। तो यही वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बनना चाहिए, ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं। Is that clear? So that's a very interesting point where you know the more electronegative element जो रहेगा वो हलाइड बन जाएगा। हलाइड मतलब जो नेगेटिव में जाएगा, और बाकी जो पॉजिटिव वाला रहेगा उसका आपका करस्पॉन्डिंग एसिड बनेगा। ऑलराइट, अगर वो ClF3 होता तो क्लोरीन यहाँ +3 में होता, क्लोरीन +3 में होता तो +3 वाली जो एसिड है दैट इज़ क्लोरस एसिड, वो बनता था। अगर +5 में होता तो क्लोरिक एसिड बनता था, और अगर वो +7 में होता तो पर क्लोरिक एसिड बनता था, करेक्ट। तो उसके हिसाब से आपको बनाना है, लेकिन जो बाकी जो नेगेटिव वाला है उसका तो यही बनेगा, HX ही बनेगा। ऑलराइट, सो इसको अच्छे से समझेंगे फिर से एक बार। अगर आप x डैश लेते हैं तो x डैश के अंदर जो x डैश है उसका हमेशा HX बनेगा, और जो x है उसका एसिड बनेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं HOX इज़ अ हाइपोक्लोरस एसिड, तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका बना है हाइपोहलाइट बना है। ऑलराइट, हाइपोहलाइट। अगर x डैश 3 रहता तो उसका बनता था H3, एक मिनट, आपका क्या बन जाएगा, HClO3, करेक्ट। तो HXO3 बनेगा। ऑलराइट, HXO2 रादर, देन HXO3 एंड देन HXO4, बराबर। ये 4 चीज़ें यहाँ पर है, तो उसके हिसाब से हाइपोहलाइट, हलाइट, हैलेट एंड परहैलेट, ठीक है। ये सब क्या बोल रहे हो सर आप? अरे ये जो पीछे 8 और 8 लगाया है ना, बड़े वाले के लिए 8 लगाते हैं, छोटे वाले के लिए 8 लगाते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट, ये तो आपने सुना ही है ना। तो हाइपोक्लोरस एसिड से जो बना है उसका नाम दिया है हाइपोहलाइट, और जो क्लोरस एसिड से बनेगा तो क्लोराइट, या तो हेलोजन जनरल लिया है इसके लिए हैलाइट बोला हुआ है, और क्लोरिक एसिड होता क्लोरिक एसिड होता तो हम क्या बोलते थे, क्लोरेट बोलते थे। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या बोला हुआ है, हैलेट बोला हुआ है, ठीक है। और x7 रहेगा तो क्या बोलेंगे, इसको पर हैलेट बोलेंगे। समझ गए ना? तो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या प्रोडक्ट बनता है आपको समझ में आना चाहिए। जो नेगेटिव वाला है x डैश है उसका तो हमेशा हैलाइड ही बनेगा, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, बराबर। तो स्मॉलर हैलोजन विल एंड अनायंस आर डिराइव्ड फ्रॉम द लार्जर, मतलब एक मिनट है यहाँ पर, हाँ, हैलाइड आयन, ये रहा। हैलाइड आयन इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम द स्मॉलर हैलोजन, एंड अनायन पार्ट जो है दैट इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम द लार्जर हैलोजन। इज इट क्लियर? अनायन पार्ट मतलब ये HOX वाला, ओके, एसिड वाला पार्ट। सो ये हो गया आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आने चाहिए आपको। यूजेस इंटर हैलोजन कंपाउंड, जैसे कि जानते हो आप, हाईली अनस्टेबल होता है तो वो इजीली दूसरे हैलोजन को रिलीज करेंगे। जैसे कि ClF3 है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो सामने वाले को इजीली फ्लोरीन दे सकता है। सो दे आर अ गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। ऑलराइट, सो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर अ वेरी यूजफुल हैलोजनेटिंग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। दीज कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, लिक्विड स्टेट वाले जो है वो ऑफ कोर्स। ClF3 एंड BrF3 आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ UF6। जैसे आपको याद रहेगा, मैंने लास्ट टाइम PuF6 के बारे में बताया था, प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड के बारे में। येस, यू रिमेंबर दैट? OF2 के यूज़ में था ना, O2F2 और OF2 वाला। येस, तो उसी तरह से यहाँ पर यूरेनियम का जब भी रिएक्टर में यूज़ होता है तो यूरेनियम को वापस से स्पेंट फ्यूल में से निकालने के लिए इस फ्लोरिनेटिंग एजेंट ClF3 का इस्तेमाल होता है, जो कि यूरेनियम को उसका हेक्साफ्लोराइड UF6 बना के सेपरेट कराने में हेल्प करेगा। ऑलराइट,
सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो रेफर्ड एज एनरिचमेंट ऑफ 235 यूरेनियम. यूरेनियम की मास है 235 एंड एनरिचमेंट इज लाइक टू कॉन्सेंट्रेट, जमा करना, बाकी सब जाने देना, ऐसा. राइट. सो ये था इंटर हैलोजन कंपाउंड. होपफुली आपको समझ में आ गया. अब हम बात करने वाले हैं क्लोरीन के बारे में.